तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर तुम एफएमजी की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि भाई क्या क्या चीज़ें करनी होती है ना। मान लो तुम पहली बार एफएमजी दोगे तो तुम्हारे पास सेट ऑफ थिंग्स होती है कि भाई तुम्हें ये चीज़ें करनी है एफएमजी के लिए। या फिर तुम ड्रॉप कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नहीं कर रहा। तो उसके लिए ये इंटरव्यू देखो। इन्होंने जो जो चीज़ें करी है ना, बेशक पेन कॉपी लेके नोट्स बना लो कि भाई ये चीज़ें करनी है। ये मिनिमम चीज़ है, अगर तुम ये करोगे ना तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम पक्का पक्का पास होगे। क्योंकि बहुत से लोग करते नहीं है, बहुत से बच्चे मेंटरशिप लेते हैं लेकिन सब फॉलो नहीं करते। मेरे को आज भी याद है, मैंने इनको आज तक जितनी चीज़ें बोली है ना, इन्होंने उससे ज़्यादा ऊपर ही करी है चीज़ें, है ना। इन्होंने कुछ कम चीज़ें नहीं करी। एक छोटा सा पॉइंट है कि आज हमने कोई चीज़ पढ़ ली तो कल हम भूल जाते हैं, परसों हम भूल जाते हैं कि हमें वो रिवाइज करनी है ना। कोई रिवीजन पे ध्यान नहीं देता। लेकिन इन्होंने उस छोटी सी चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जो हमने पढ़ लिया है वो हम भूले ना, इसलिए उसको डेली हम रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें पूरा इंटरव्यू देखते हो और समझते हो इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है और तुम अगर उसे फॉलो करते हो तो तुम बहुत आराम से एफएमजी पास कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करें इंटरव्यू देखते हैं। एवरीवन, आज है हमारे साथ डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर मुस्कान। इन्होंने पहली बार में अपना एफएमजी क्लियर करा है। सो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अरविंद गजानंद गुजर एंड मैंने अपनी एमबीबीएस अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान से की है एंड आई क्लियर्ड माय एफएमजी इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद 177 मार्क्स एंड आई एम फ्रॉम दौसा, राजस्थान। Hello, I am Muskan Pathan, MBBS graduate from Astana Medical University. I recently passed my FMG with a score of 189. तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तुम्हारा क्या रिएक्शन था, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे घर वालों का क्या रिएक्शन था, है ना। हमने इतनी सारी मेहनत करी है अपने घर वालों के लिए, तो वो उस दिन का रिएक्शन बताओ थोड़ा सा। To be very honest, I was numb for a while कि अचानक से ही ऐसे नोटिफिकेशन सी आ गई कि गाइस रिजल्ट आ गया। मैं इतनी डम्ब, मुझे अपना जो एफएमजी का रोल नंबर था वही नहीं मिल रहा था। मैं व्हाट्सएप पे लिटरली सर्च किए जा रही हूँ, रोल नंबर वो आ ही नहीं रहा। फिर मुझे थोड़े टाइम के बाद ऐसा हुआ कि ओके ओके अब तो मुझे करना ही है। लेकिन उसके पहले ही मुझे कॉल आ गया था अपने भैया का। ही सेड कि भाई तू पास है, 189 स्कोर है। मुझे उन पे बिलीव नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर मैंने हिम्मत की कि भाई मैं चेक करूंगी, और फिर मुझे अपना स्कोर कार्ड, फिर मैंने फाइनली अपना रोल नंबर देखा। मुझे पता चला कि मेरा रोल नंबर ये है। आई सर्च इट, और पास में मम्मी बैठे थे। मैंने रोना शुरू कर दिया कि मम्मी मैं पास हो गई, फाइनली मैं डॉक्टर बन गई। फिर आई कॉल माई डैड, ऑब्वियसली वो घर नहीं थे। उन्होंने कॉल किया, मैंने अपने सारे घर वालों को कॉल करके बताया। फिर भाई उन सबसे बात हुई, दे वर वेरी हैप्पी। मेरी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या हुआ कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन हम क्रिकेट खेलने गए हुए थे, मैं और मेरा भैया। तो अब हम कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे, रात को अंधेरा हो गया था। तो पापा ने कॉल किया और पापा ने भैया को डांट दिया। ठीक है, मेरे को तो नहीं डांटा। तो मैं भी डरा हुआ था कि घर जाके डांट पड़ेगी। हम मैं घर पे नहीं गया, हम आ तो गए थे घर के आसपास, और पड़ोसियों के क्या था, एक बच्चे का बर्थडे था। तो मैं सीधा उधर चला गया, मैं सोचा पापा से ना मिलना पड़े। अब मैं जैसे ही ऊपर गया, मैंने उनका स्पीकर कनेक्ट किया गाना चलाने के लिए। इतने में ही भाई साहब वहां से सर के ग्रुप में मैसेज आता है कि रिजल्ट इज आउट। अब इतने में क्या, मेरी बहन ने सुन लिया, मैंने भी बोल दिया ये कि वो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मेरी छोटी बहन ने सुन लिया। अब छोटी बहन ने मम्मी को जाके बता दिया। अब घर में नेट नहीं चल रहा। ठीक है, तो हम बाहर रोड पे भाग गए, मैं, मम्मी और मेरी छोटी बहन। अब मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। अब मेरे को वही, मैंने ये थोड़ा नया नया आईफोन लिया, तो मेरे को सर्च करना नहीं आ रहा कि इसमें कैसे सर्च करूं मैं अपना रोल नंबर। तो मैं वो 42 45 जितने भी हजार थे, मैं अपना रोल नंबर ऐसे मैच कर रहा हूँ कि कब आएगा कब आएगा। फिर मैंने वो अपने भाई के फोन में भेजा और फिर भैया ने वो देख के बताया। अब वही मैं भाग के गया घर के अंदर जहाँ पापा बैठे हुए थे। तो वही मैं भी रो रहा था, मम्मी भी रो रही थी। तो मैं भाग के गया, तो मम्मी पापा को लगा रिजल्ट आ गया। मैं बोला रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गया। अब पापा ने वो पास हो गया नहीं सुना, क्योंकि मैं रो रहा था, मम्मी रो रही थी। पापा को लगा ये फेल हो गया। ठीक है, तो पापा जाते ही बोलते कोई नहीं बेटा, अगली बार दे लियो। ठीक है। अब फिर इतने में अब मैंने भी उनकी बात नहीं सुनी कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। बस अब मैं पापा गले लग रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब भैया आया अंदर, तब भैया ने अच्छे से बोला, तब पापा को समझ आया। फिर तो सब ओवरऑल बहुत ज्यादा खुश थे। अगला क्वेश्चन ये है, तुमने बेसिकली अपनी एफएमजी की प्रिपरेशन कब शुरू करी थी? कॉलेज टाइम से करी थी? कौन से ईयर से, कि यहीं आके करी थी? उसके बारे में बताओ थोड़ा। मतलब कॉलेज टाइम से पढ़ते तो थे, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली पढ़ते थे। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं थी कि हाँ अभी ये सब्जेक्ट करना है, वो करना है, इसके बाद ये करेंगे। लेकिन जब हम फोर्थ ईयर के वैकेशन से हमने स्टार्ट कर दी थी, वैकेशन में ही हमने 2 सब्जेक्ट तो कंप्लीट करके अस्थाना गए थे। फिर वही हमने डीवीसी ज्वाइन कर ली थी। फिर वही पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, बस सबसे पढ़ ही रहे। डीबीसी तुमने एक बार कॉलेज में और फिर यहाँ आके भी, है ना। यहाँ के लास्ट के कुछ 3 महीनों में, 2 महीने में कुछ। अरविंद। तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी। वैसे तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वैसे वो वीडियोस देखते सब बोलते थे सीनियर्स की, भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो वही प्रेप मेरो किसी से वीडियोस देखी थी, लेकिन ऐसे इस पर्पज से नहीं कि याद ही रखने हैं ये नोट्स ये वो, बस वीडियो देख रहे हैं मूवी की तरह। फिर क्या हुआ कि जैन 24 में हमारे एक सीनियर है डॉक्टर दीपक गुजर। वो हमारे ऐसे नॉन है पहले से, जो मेरे बड़े भैया हैं उनके साथ स्कूल में थे वो साथ में। तो उनका क्लियर हुआ पहले अटेम्प्ट में। तब जाके मेरे को ये हुआ कि भाई
पहले नहीं तो मेरे को यूं लगता था कि एफएमजी एग्जाम होती है, काफी हार्ड होती है, दिल्ली रख के तैयारी करनी होती है उसकी। जब उन्होंने क्लियर करा तब मेरे को लगा कि नहीं, ये डुएबल एग्जाम है, मेहनत करेंगे क्यों नहीं होंगे। तो उस दिन से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। जिस दिन उनका रिजल्ट आया तो मैंने अगले 2 दिन में ईएनटी निपटा दी थी राजीव धवन की, कि भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करनी है। फिर उसके बाद जैसे फोर्थ ईयर की छुट्टियां आई तो हम यहाँ घर पे आए, तो तब डीबीसी ज्वाइन कर ली थी। और उसके बाद जो आप वाला बैच था उसमें पूरी डीबीसी क्लासेस ली थी, और फिर लास्ट में रिवीजन क्लासेस। ओके, तो मतलब इंडिया आके जब तुम तैयारी कर रहे थे तो तुम्हारा पूरे दिन का क्या शेड्यूल होता था? ठीक है, तुमने बाद में कोचिंग ज्वाइन करी थी, पहले तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे। तो पहले सेल्फ स्टडी का बता दो, क्योंकि कोचिंग का तो बहुत इजी होता है कि भाई कोचिंग लिए, उसके बाद कोचिंग का पढ़ लिया, फिर शाम की क्लास का पढ़ लिया। तो सेल्फ स्टडी का बताओ, पूरा दिन का रूटीन। नॉर्मली ये था कि जैसे कि हमने एक बार डीबीसी क्लासेस ले ली थी, तो हमको सिर्फ रिवीजन करना था। यहाँ इंडिया के हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो क्लासेस वापस ज्वाइन कर ले या खुद से रिवीजन करे। तो स्टार्टिंग में हमने रिवीजन किया। तो स्टार्टिंग में ये था कि जो सब्जेक्ट जैसे हमने पढ़ रखी है उनका वही पहले रिवीजन करते थे। फिर उनके शाम को जो जितना टॉपिक हमने कर लिया उसके फिर कस्टम लगाते थे 100 का। और फिर जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हो गई तो पीवाईक्यूज कर लेते थे उसके। ये रहता था, जैसे मेडिसिन कर ली, फिर उसको साइड में कर दिया, फिर माइक्रो कर ली। फिर हमारा आगे बढ़ने के बजाय ये ज्यादा इस चीज पे ज्यादा ध्यान रहता था कि पीछे की सब्जेक्ट ना भूल जाए। तो मोस्टली हमारा ये सीन है कि मेडिसिन, माइक्रो और ये कुछ सब्जेक्ट तो इतने अच्छे से याद है ना, क्योंकि हम ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाए, वो वापस वापस वो करते गए। तो ये रहता था इंडिया के। और तो मोस्टली ये था कि जैसे मेरे को आज भी अभी याद है कि मैंने अपनी तैयारी जो इंडिया की करी थी वो 12 जुलाई से स्टार्ट करी थी, और मोस्टली हम दोनों ने साथ में ही करी थी। तो 12 जुलाई के दिन जो हमने मेहनत करी थी वो ही आप मान सकते हो कि एग्जाम से एक दिन पहले भी वो सेम करी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि यार अभी तो एग्जाम में बहुत दिन है, हम थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स से आराम से पढ़ते हैं, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो आराम से किसी दिन छुट्टी वाला दिन, मतलब कि किसी दिन 6 बजे के बजाय 7 बजे जग गया मैं, वही था छुट्टी वाला दिन, क्या भाई थोड़ा रिलैक्स कर लिया, ये कर लिया। बाकी ऐसे बीच में कोई ज्यादा मजे वजे नहीं मारे। जो 12 तारीख को जितनी मैंने मेहनत करी वो एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले वही करी थी सेम। ये शेड्यूल था। तो बेसिकली वही 6 बजे से शुरू हो जाता था, 6 बजे से पढ़ते थे। हमने कुछ स्लॉट्स बना रखे थे कि सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, तो मतलब जो जो मेजर जो सब्जेक्ट्स है या तो फिर जो हमें टफ लगता था वो हम सुबह के स्लॉट्स में कंप्लीट कर देते थे। सुबह के 1-2 स्लॉट्स रखते थे, देन उसके बाद वही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। 6 बजे से लेके वही 10 तक रखते थे। फिर 10 से 1 आध घंटा कुछ देख लिया, खाना वाना खाया, फिर अगेन बैठ। हमने ऐसे स्लॉट्स बना के रखे थे, 3 स्लॉट्स में आप मान सकते हो कि एक स्लॉट था जिसमें हम नया नया पढ़ते थे, दूसरा स्लॉट था जिसमें हमने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको हम रिवाइज करते थे, और तीसरा स्लॉट होता था शाम का। उस शाम के स्लॉट में हम जैसे कस्टम मॉड्यूल्स लगा लिए, या तो फिर जो हमने नया कुछ जो भी पढ़ा था ना उसके भी हम कस्टम मॉड्यूल्स लगाते थे अलग से 100, और दूसरा जो हमने पहले पढ़ रखा है, ताकि हम उनको भी साथ लेके चले। मोस्टली ये होता था कि अगर तुम कुछ नया पढ़ते हो ना तो पीछे का भूलते जाते हो, तो हमने उस पर ज्यादा फोकस किया था कि जो हमने पढ़ा है वो हम भूल ना जाए, तो उस वजह से हम उसके भी कस्टम मॉड्यूल्स लगाते थे। पीवाईक्यू पे बात करते हैं। पीवाईक्यू तुमने कितनी बार करे थे और किस किस के करे थे? जैसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कई टीचर भी बताते हैं कि भाई 3 साल के इसके कर लो, 2 साल के इसके कर लो। मतलब तुमने कैसे करे थे वो बताओ। नहीं नहीं, इसमें हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया था। हमने सारे पीवाईक्यूज किए थे। एफएमजी के तो सारे किए थे, और नीट और आई सेट के थोड़े से कुछ रह गए होंगे, वो बस हमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था उस वजह से। बाकी सारे ही किए थे, क्योंकि हमें सर ने पहले से ही बोल के रखा था कि बच्चों सारे करने हैं, तो अब सर ने कह दिया तो वो तो करना ही था, तो हमने सारे किए थे। इतना इनफ टाइम नहीं था कि सारे के सारे पीवाईक्यूज को रिपीट कर पाए, तो कुछ कुछ किए थे हमने। जैसे एनाटमी होगी, फिजियो हो गई, उसके पीवाईक्यूज ऐसे थे जो याद ही करने हैं, तो हमने वो एक बार बस ऐसे नजरों के सामने से निकाले थे कि हाँ भाई हमने रिवाइज कर लिया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है तुम्हें, 6 महीने में आदमी कितना करेगा। बस हमने इतना रिवाइज नहीं किया था उसे, लेकिन सारे पीवाईक्यूज किए थे। तो देखो मेनली भैया ये था पीवाईक्यूज का तो सीन, कि जैसे एफएमजी के तो पीवाईक्यूज लग ही जाते थे नॉर्मली। पर जैसे हम बात करते हैं कि आईएनआई सेट के या नीट पीजी के, वो ऐसे सीधे सीधे नहीं लगते, या फिर जैसे क्वेश्चन में ही हमको कोई नई चीजें जानने को मिल जाती है कि अच्छा इसमें ये भी होता है। फिर वो उसका जो नीचे का जो रिव्यू होता है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर जैसे उसमें यूं लगता है कि भाई इसमें से तो सभी चीज ऐड करने की लग रही है। फिर उसमें भी ये देखना होता था कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपके ही कहने पे फिर ये करने लगे, हम ऐड करने लगे। और ये इस चीज ने काफी हेल्प भी करी है कि जैसे कि कोई भी टॉपिक से हम्म। रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि वो हमको नोट से या कहीं से भी समझ नहीं आ रहा कि ये इसकी लैंग्वेज क्या है, तो उसका वो की वर्ड लिख लिया हमने, नोट में लिख लिया, तो आगे से कभी भी वो क्वेश्चन सेम आ रहा है तो वो कीवर्ड से हो जा रहा है, क्योंकि और वो कीवर्ड का हमने कई कई बार रिवीजन कर लिया, जैसे जितने नोट्स का किया इतने में वो जो भी हमने ऐड किया उसका भी किया। तो ये काफी हेल्पफुल रहा फिर। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनमें हम लिटरली चैट जीपीटी करते थे कि भाई इसे एक्सप्लेन करके इसका ये आंसर क्यों आया, तो वो भी काफी हेल्पफुल था। फिर वही हम नोट्स में ऐड करते थे, तो बहुत वो मस्त भी चीज सही है। था। मैंने अभी मतलब मैं ऐसे पढ़ रहा था ना, तो तब मैं पहले एफएमजी में नहीं करता था चैट जीपीटी। जब तुम मुझे मैरो की वो लैंग्वेज हम्म। इंग्लिश
ऐसे समझनी पड़ती थी क्या क्या है। लेकिन अब मैंने एक दिन ऐसे स्क्रीनशॉट खींचा, चैट जीपीटी पे डाला, वो इतनी इजी लैंग्वेज में बताता है कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। बेस्ट है। हम आज डॉक्टर बने, उसके पीछे जो हाथ है वो चैट जीपीटी का है। भैया एफएमजी क्लियर हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर भगवान का, फिर आपका भी और चैट जीपीटी का भी। और ऊपर वाले भगवान को भी याद कर ले। ऊपर वाले भगवान का तो अभी है ही। तो बहुत सी चीजें हमें ना रटनी पड़ती है ना, याद करनी पड़ती है। नोट्स भी काफी हद तक कुछ समझने के होते हैं, कुछ याद करने के होते हैं। तो तुमने अपने नोट्स कैसे याद करे थे? तो भाई नॉर्मली क्या होता है कि किसी चीज में कंसेप्ट है वो तो याद करना ही, वो तो समझना है और फिर वो अपने दिमाग में रखनी है, अगली बार वही सेम कंसेप्ट अपन को याद आ जाएगा। अब जो चीज है कि जो जिसका रट्टा मारना ही है, उनके लिए हमारे महानुभाव डॉक्टर मुस्कान पठान इतने अच्छे न्यूमेरिक्स बना के देती थी हमें कि वो इतने एंड तक, वो मेरे को अभी भी कोई सा भी पूछ लो सब याद है मेरे को इतने अच्छे से और याद है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक याद नहीं हो रहा उसके न्यूमेरिक्स बना लो। लेकिन हाँ, ये नहीं कि एक चीज के न्यूमेरिक्स बना लिया और उसको छोड़ दिया कि अब तो ये तो हो ही जाएगा एग्जाम में, आएगा तो याद ही आ जाएगी। नहीं, न्यूमेरिक्स का भी रिवीजन होना चाहिए, मेन चीज तो गुड। ये है, न्यूमेरिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और मेन दी ओजी, वो तो इसने बताया ही नहीं, वो आपका आइडिया था, अंकी। तो लिटरली वॉलेटाइल सब्जेक्ट, ऑब्वियसली पैथो, इतने सारे मार्कर्स भैया। लिटरली जो पैथो और पीएसएम हमारी इतनी स्ट्रांग हुई है, एक सर्जरी थी। हमने सारी सब्जेक्ट की तो ऑब्वियसली नहीं बनाई थी, इतना टाइम तो कहाँ ही था, लेकिन हमने कुछ 3-4 सब्जेक्ट की बनाई थी। लेकिन जो जिसकी भी हमने अंकी बनाई थी ना, वो सब्जेक्ट हमें लिटरली इतने क्लियर थे ना, बच्चे रोते रहते थे मार्कर्स को लेकर, हमें वो लिटरली याद थे। ऐसा भी नहीं था कि हम भूल गए, सब कुछ भूल जाते थे, लेकिन जो अंकी में था वो नहीं भूले हम। मस्त चीज है भैया तो अंकित। थैंक्स टू पूरी यू। पूरी पैथो रटी पड़ी थी। इनफैक्ट जो अपने पीएसएम के लोगो होते हैं ना, मैंने उनके भी अंकी बना रखे थे हाँ उसकी, कि हाँ। वो उसको छुपा के उसका नाम है और कि हाँ भाई ये किस चीज का है, तो वो बिल्कुल रटे पड़े थे, बिल्कुल दिमाग में छप रखे थे, जो काफी हेल्पफुल रहे हैं। हाँ, अगर हमें पहले से पता हो कि अंकी जैसा कोई टूल है, तो हम पहले से ही उसे, तो हमारे पास कुछ लिमिटेड टाइम था, उस लिमिटेड टाइम हम 4 ही सब्जेक्ट से बना पाए, तुम्हारे 4 सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैंने यूट्यूब चैनल ना लेट शुरू करा। मैं अंकित तो सेकंड ईयर से यूज कर हाँ रहा था। भैया, गलती हो गलती गई। की आपने, थोड़ा लेट बताया हमें। अरे बेस्ट था नहीं, हमें भी तुमका। काफी लोग कहते थे कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, इसके बजाय क्वेश्चन लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। लेकिन भाई जब वो चीज याद हो रही है, सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। थैंक यू भैया कि आपने बताया हमें अंकी के बारे हाँ, में। सच में हम लिटरली अपना इतना, अरविंद तो काफी ज्यादा टाइम देता था क्योंकि वही मोस्टली बनाता था, मैं थोड़ी काम चोर सी रह जाती थी, तो इसने ज्यादा मेहनत की थी अंकी सारे मैंने बनाने ही में। बनाए थे। हाँ, सारे अरविंद ने ही बनाए थे, मैं बस करती थी, सॉल्व करती थी। थैंक यू अरविंद। अंकी के साथ ना दिक्कत यही है कि उसको ना बनाने में टाइम लगता है, और उसको जब डेली करना पड़ता है ना, उसमें भी टाइम जाता है। मेरा भी जाता है। तुम तो चलो दो जने थे साथ में, मतलब करते थे। अंकित तो क्यों रहता है ना, कि चलो वो भी कर रहा है मैं भी कर रही हूँ तो कर लेते हैं। मैं तो अपने बैच में अकेला था। मतलब मेरे को तो इतना ज्यादा टाइम लगता था। डेली के 200-300 आ रहे हैं, सर का भी करो अपना भी करो। कई बार मेरे को ऐसा लगता है छोड़ देता हूँ मैं, पर छोड़ा नहीं मैंने, बहुत अच्छी बात है। बहुत लगता था हमें भी। इनफैक्ट भैया जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन करा, जैसे ऐप से कोई क्वेश्चन करा, वो लगा कि हाँ भाई उसका कंसेप्ट या फिर वो क्वेश्चन सेम भी हमको लगा कि काफी इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी ऐड कर देते थे क्या अंकी में ही। अभी मैं ना नीट पीजी के लिए मतलब पढ़ रहा हूँ ना, तो उसके अंक बना रहा हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। वो बन जाएंगे जब मैं भेज दूंगा तुम दोनों को। तो अपने मस्त इंटर्नशिप में बैठे बैठे करते रहना, करते रहना। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिविजन्स की। तो तुम लोगों ने कितने रिविजन्स करे थे उसके बारे में बताओ, है ना। और आइडियली किसी बच्चे को जिसको भाई मन ही नहीं करता कि भाई मेरे से ज्यादा रिविजन होते ही नहीं है, तो मिनिमम उसको कितने करके जाना चाहिए? मैक्सिमम तो कितने भी कर सकते हैं, बट मिनिमम कितने करके जाना चाहिए? ओके, तो अगर आप हमसे पूछो कि हमने कितने रिवीजन करे थे, तो हमने कम से कम, मैं बता रहा था ना आपको कि कुछ सब्जेक्ट्स में हमने ज्यादा ही फोकस किया कि कहीं हम ये इसको भूलना जाए। जैसे सर्जरी हुई, पीएसएम हुई, मेन सब्जेक्ट छोटी मोटी ज्यादा नहीं करी। जैसे मेन सब्जेक्ट्स का तो ये मान लो हमने कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन करा होगा। लेकिन जैसे जो बिल्कुल ही ज्यादा छोटी है, जैसे वो अपनी 5 सब्जेक्ट, उनका तो ज्यादा नहीं करा है। पर जैसे कि अपनी ये माइक्रो हुई, पैथो हुई और ये बायोकेम हुई, इनके हमने अच्छे खासे 4-5 करे थे रिवीजन। और रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की कि अगर कोई बच्चा है जो ये कह रहा है कि वो कम पढ़ता है ये वो, तो उसके लिए ये है कि अगर तुम वही 2 से 3 रिवीजन करके जाओगे, तब भी मैं ये मानता हूँ कि एग्जाम में जाके ये होता है कि यार इसका ये था या ये था। तो अगर अच्छे से तुम्हें ये रहता है, ये रखना है कि भाई नहीं, मेरे को वहां पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो आराम से 4 से 5 रिवीजन करो ताकि बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर इतना भी आपसे नहीं हो रहा, तो फाइंड योर सेल्फ स्टडी पार्टनर, सेट है सब, वही पढ़ा देगा। क्योंकि ना एक रिवीजन करने का तरीका होता है कि दूसरे को पढ़ाओ। इसको कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, मेरे को वो याद नहीं। लेकिन हम, अगर तुम कुछ पढ़ के तुम किसी को पढ़ा देते हो ना, तो वो चीज़ याद है। जैसे सर है, सर को कैसे याद है? सर से पूछ लो सर रिवीजन कैसे करे, कह रहा बेटा मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता चीज़ें याद कैसे होती है। सर ने लिटरली ये बोला था, हाथ खड़े करे, मेरे को नहीं पता चीज़ें याद कैसे होती है, मुझे तो अपने आप हो जाती है। वो हो इसलिए जाती है कि उस चीज़ को सर ने पढ़ा इतनी बार दिया। तो तुम अगर 2 बार भी पढ़ा दोगे ना किसी को बैठ के कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, तुम्हें याद हो जाएगी। मेन लॉजिक ये है ना कि जैसे हमने कहीं से भी पढ़ा, हम्म। फिर आगे वाले बंदे को हम खुद समझ के अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे, तो अपन को तो याद ही हो जाना है फिर वो।
तो यही है, और ये काफी बड़ा मंत्रा भी है याद करने का, चीजें याद रखने का। किसी को पढ़ा और दो लिटरली या फिर साथ में हाँ, पढ़ो। जैसे अगर तुम्हें कुछ चीज याद नहीं हो रही ना, अगर तुमने किसी के साथ डिस्कस करके पढ़ लिया तो फिर वो याद ही रह जाएगी। इवन ऐसे याद रह जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसमें इसने कुछ कमेंट किया था, तो वो उसकी कमेंट याद रह जाती है, पढ़ा लिखा कुछ याद नहीं रहता है। वो उस तरीके से भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे कि हमारा जो शेड्यूल रहता था उसमें हमारा शाम के टाइम 5 से 6 बजे के बीच एक ब्रेक होता था, जिसमें हम कुछ तो फास्ट फूड खाने जाते थे। उसमें हम मोस्टली चीजें डिस्कस करते हुए जाते थे, तो वो चीजें ऐसे याद हो जाती थी कि हाँ अचानक अरविंद ने ये क्वेश्चन पूछा था या मुस्कान ने ये पूछा था, उस टाइम हम पानी पूरी खा रहे थे। हाँ, उस दिन की बात है, ऐसे चीजें याद रह जाती है। सेम चीज हम जब गौतम नगर में गए हमने वहां पे करी, जैसे जो हमारे दोस्त है डॉक्टर आरुष, डॉक्टर मुस्कान, उनके साथ भी सेम चीज करी। हम जैसे कभी कुछ खाने जाते थे सेम चीजें डिस्कस करते थे। तो मतलब तुम्हारा ग्रुप था, तुम जितने भी जने थे, दो चार, तो मतलब थोड़ा इसके बारे में और बताओगे ना, स्टडी पार्टनर। अब कुछ बंदे होते हैं कि अकेले रहो, अकेले जाओ लाइब्रेरी में, टाइम वेस्ट ना हो ये सब, या फिर अपने ग्रुप के साथ रहो, बातें करो ब्रेक में। कौन सी चीज़ तुम्हारे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी है? तो इसमें क्या होता है कि हाँ ठीक है, तो ये तुम ये सोचते हो कि भाई हाँ हम लाइब्रेरी जाएंगे, ज्यादा टाइम सेव करेंगे। हाँ ये सही है कि हम ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं लाइब्रेरी जाके, लेकिन मेन चीज ये है कि हम वहाँ पे एक पैसिवली पढ़ रहे हैं, पैसिवली कोई चीजें याद कर रहे हैं कि हाँ भाई ये ऐसा ये होता है। लेकिन जब हम किसी के साथ में पढ़ते हैं तो डिस्कस करके पढ़ते हैं कि ठीक है अभी इतना टॉपिक हो गया, अब इसको मैं वही आप वाली चीज की नोट्स के ऊपर हाथ रख के सुना रहे हैं। तो वही चीजें एक बार मैंने सुना है, एक बार उसने सुना है, तो कुछ चीजें क्या है कि जो हमें को याद नहीं है वो मेरे को सिर्फ सुनने से याद हो जाएगी। सर बोलते हैं क्लास में सुनते रहो, मेरे को सुनते रहो, हो जाएगा हो जाएगा। तो वो सच में काफी वर्क करती है। और इनफैक्ट जब रिवीजन क्लासेस में हमने कोई नोट्स नहीं खोलते थे, हम सर की क्लास में बैठ के सिर्फ सर हाथ यूं बांध के सर को सुन रहे होते थे। तो ये चीजें काफी हेल्प करती है। और चिल्ला रहे होते थे जोर जोर से आंसर। वो तो बहुत हाँ। चीज़ होती है। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए स्टडी पार्टनर? इसमें ये है कि हाँ हालांकि स्टार्टिंग में कुछ, जैसे कि मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो लाइब्रेरी में क्या है, मेरा ना मतलब मैंने आपसे भी बात करी थी कि वो ध्यान भटकने लग गया था, कि इस पे फोकस नहीं कर पा रहा। अब एक तो ध्यान भटक रहा है, ऊपर से वो पैसिवली और पढ़ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद हमने कुछ दिन ट्राई किया था कि हम ऐसे एक्टिवली रिवीजन करें। तो कुछ दिन वो बहुत ज्यादा वर्क करा, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि रोज सेम वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो ये टाइम वेस्ट भी लगता है। और अगर शाम को जब सोने से पहले तुम सोच रहे हो कि आज मैंने क्या पढ़ा, तो मुझे लगता है सिर्फ मैंने इतना सा पढ़ा, मैं उस टाइम पे 1-2 घंटे में कर लेता था इतना लाइब्रेरी में बैठ के। तो बाकी यही है कि हम हमारा क्या था, जैसे किसी एक शेड्यूल से बोर हुए ना, हम नया शेड्यूल बना लेते थे। ये हमारे इस 6 महीने की जर्नी में ये बहुत ज्यादा रहा है। तो ये काफी बहुत। हेल्पफुल भी रहा है कि भाई इसमें कि हाँ भाई चलो अभी इस शेड्यूल से बोर हो गए, या फिर इसमें लग रहा है कि आउटकम कब निकल रहा है, तो और दूसरा शेड्यूल ऐड कर लेते थे कि चलो अभी वही वही जैसे वो मैंने बताया कि शाम को फास्ट फूड के टाइम पे वहाँ हम थोड़ा ज्यादा टाइम दे देते थे कि चलो आज डोलते हुए आज ये चीजें डिस्कस करनी है, ये करनी है। और बस क्या नहीं करना उसमें ये है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब हमारे आसपास काफी अच्छा पॉजिटिव एक ग्रुप सा था। मतलब हम कभी बैठे भी है तो हम कोई टॉपिक डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ये टॉपिक नहीं आता है तो वो अरविंद था हमारे वहाँ जो सबको सिखाता रहता था, मतलब अच्छा भी सिखाता था। लेकिन वो सिखाता था ना तो मतलब ऐसे दिमाग में रह जाता था कि हाँ उसको ये नहीं आता था, अरविंद ने ये बताया था। तो वैसे भी काफी हेल्पफुल रहा ये सारी चीजें, क्योंकि इतने सारे डाउट होते हैं, इतनी सिली सिली डाउट्स होते हैं जो डायरेक्ट सर से नहीं पूछ पाते कभी कभी, मतलब कि अरे यार ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं, तो वो हम आपस में पूछ लेते थे। तो ये काफी बेटर रहता था हाँ कि कि क्लास का हाँ। भी टाइम वेस्ट होएगा। इनफैक्ट जो क्लास के बाद जो सर ब्रेक देते थे उसमें भी हम यही कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे होते थे, या कुछ भी ऐसे करते थे। ऐसे नहीं कि हम इधर उधर की बातें करें, हाँ वो भी करते थे लेकिन इतनी नहीं। जैसे चलो। कि अब हमने मैंने आपको बताया कि फिफ्थ ईयर वो फोर्थ ईयर की छुट्टियों में हमने क्लासेस ले ली थी, तो मैंने मुस्कान क्लासेस ले ली थी। तो हमने जैसे काफी पढ़ रखा था, तो न्यूमेरिक्स भी काफी ज्यादा याद कर रखे थे। तो जैसे हम वहाँ पे दिल्ली गए थे तो वो रीजन क्लासेस में, तो हमारे दोस्त है डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर साहिद, डॉक्टर संस्कार। तो हम फिर इनको बताते थे कि फिर उनको भी होता था हाँ हाँ भाई बता बता मेरे को भी याद करना है, तो उनको समझा रहे होते थे। न्यूमेरिक्स को भी कैसे याद रखना है उसका भी तरीका समझाते थे कि ऐसे करके। तो ये काफी हेल्पफुल रही सारी चीजें। हमने कोई ये नहीं कि हम नहीं पढ़ रहे ये हैं वो है, हम फिर भी खूब पढ़ते थे। बस उस दिन हालत नहीं होती थी जीटी देने के बाद कि हम पढ़ रहे हो, सेलिब्रेट करते थे कि आज तो जीटी दिया है, अच्छे नंबर भी आए हैं, तो फिर हम वही चाय वाय पीने चले गए ये वो। सच में उस दिन तो कतई ये था कि आज ही होगी एफएमजी हो गई, जीटी होगी। मतलब मेरे पास जितने बच्चे थे ना, जीटी में सबसे अच्छे स्कोर तुम्हारे थे। तो ग्रैंड टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तुमने कितने जीटी दिए थे, ठीक है, क्या क्या स्कोर थे, अगर शेयर करना चाहो, और क्या कुछ टिप्स है जो जीटी देते हुए किसी को फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले रोना नहीं है, घबराना नहीं है, हाँ। जीटी देना है। जीटी मैंने लिटरली एक हॉरर मूवी की तरह जीटीज को ट्रीट किया है। मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं जीटीज दूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव लगते थे मुझे। लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इतने सारे, ऑलमोस्ट मैंने कुछ 6 जीटीज दिए थे।
तो जो एग्जाम में जो पेपर था ना उसको देख के मैं इतना पैनिक नहीं की थी, मैं एकदम मस्त कामली दे रही थी। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं जीटी दे रही हूँ। मैं कामली अपना इसका ही आंसर है ऐसे टिक करे जा रही हूँ, टिक करे जा रही हूँ। ऐसा नहीं था कि हो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है। तो जीटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जीटी दो, रो के बस रोना नहीं है, लेकिन जीटी देना है। अरविंद। ओके, तो भैया नॉर्मली क्या होता था कि मैंने तो पहला जीटी भी आपके कहने पे ही दिया था। मेरे को आज भी याद है, कुछ लास्ट अगस्त था, तब आपने बोला था कि भाई जीटी देना स्टार्ट कर दो, इनफैक्ट कल दे देना, आपने ऐसा बोला था। मैं बोला नहीं, आज ही दे देंगे। रात सी हो गई थी कुछ, फिर हमने उसी दिन दिया था। और वो जीटी था आप वाली एग्जाम का, जो जनवरी 2025 वाला था, उसका वो रिकॉल दिया था। तो उसमें हमारे मार्क्स आए थे, अच्छे आए थे। जैसे मेरे 199 आए थे, मुस्कान के 189 आए थे, जो इसके एक्चुअल एग्जाम में भी 189 ही आए हैं इसके। हालांकि मेरे नहीं आए उतने। तो नॉर्मली ये रहता है कि भैया जीटी देना हद से ज्यादा जरूरी है। कि जैसे कि हम दोनों को बोलने वाले आप थे कि जीटी दो, और हमें भी इसको बोलने वाला मैं था कि जीटी देने हैं। इसने ये, मैं इसको इतना समझा था कि भाई जीटी देने हैं, क्या ही हो जाना है। बोलते कि मैं जीटी के बाद या पहले जो रोना धोना होता है, इसके बजाय मैं पढ़ूँ ना। मैं बोला भाई ये काफी हेल्पफुल रहेगा। हालांकि जीटी के बाद मैं भी काफी सैड रहा हूँ। एक में मैं फेल हो गया था, एक जीटी में। उस दिन मैं भी काफी सैड था। मेरे कम नंबर है, रो ये रही है ठीक है, मेरे कम नंबर, रो फिर भी यही रही है। और जो सच में काफी हेल्पफुल है, जैसा डॉक्टर मुस्कान ने बताया कि एग्जाम वाले दिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। बस ये था कि हम कहीं और आए हैं और एग्जाम दे रहे हैं, बस। ऐसा कुछ भी नहीं था वो घबराहट टाइप, ये सब वो सब, कि भाई ये तो आदत है इसकी, तो हमें ये सीन था। तो बहुत जी। ज्यादा जरूरी है जीटी। मार्क्स जो आखिरी जीटी दिया था तुमने, उसमें कितने कितने मार्क्स थे? जो आखिरी जीटी दिया था उसमें मेरे अगेन 199 थे, जो मॉक टेस्ट था अपना। तो जो हमने आखिरी जीटी दिया था, जो मॉक टेस्ट था, उस पे मेरे 196 थे। तो तुम्हारे एक्चुअल मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स थे तुम्हारे जीटी में, मतलब, है ना? अरे मॉक में दिया था। जीटी में काफी अच्छे नंबर आते थे, पता नहीं अरे, एग्जाम में क्या ये हो गया। तुमने मैरो का दिया था? हाँ, सारे मैरो से ही दिया था, मैं मेरे को सारे 6 मैरों के जीटी दिए दिए थे। थे। अच्छा, जीटी रिव्यू कैसे करा उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो जीटीज हमने अच्छे से रिव्यू किए थे, क्योंकि आपने कहा था कि अच्छे से रिव्यू करना, क्योंकि फिर मतलब ही नहीं निकलता है कि अगर तुमने तुम्हारी गलती को एनालाइज नहीं किया तो फिर क्या ही मतलब निकला जीटीज का। तो हम वही सब्जेक्ट वाइज करते थे कि जो पहले सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पकड़ा, उसके सारे देख लिए जो सही है, और जो गलत है वो मतलब उस पर ज्यादा फोकस करते थे कि ये गलत क्यों है, और फिर उसमें जो कोई अगर किस कॉन्सेप्ट से वो हुआ है तो वो कॉन्सेप्ट को या तो हम याद रखते थे, या तो फिर अगेन वही जो अपनी मेन नोट्स होती थी उसमें जाके ऐड कर देते थे कि हाँ ऐसे भी कोई सवाल है, अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर ऐसे लगाना है। तो उसी तरीके से किए थे। और कभी कभी ऐसे भी होता था कि एक साथ में एक सिटिंग में जीटीज को रिव्यू करना थोड़ा टफ हो जाता था। तो कभी ऐसे करते थे कि हाँ आज जिन सब्जेक्ट के हम कस्टम मॉड्यूल लगाने वाले हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के हम जीटी रिव्यू करते थे कि हाँ ये 4 सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, तो आज ये 4 सब्जेक्ट का रिव्यू कर लिया, फिर सेकेंड डे बाकी के 4, तो ऐसे भी हमने किए थे रिव्यू। अरविंद। कि जैसे जिस दिन हमने जीटी दे लिया, उसके आगे फिर ये नया शेड्यूल बन जाता था कि 100 का कस्टम लगाना है, पिछला वाला, ठीक है। और 50 का, जैसे कि अभी जो साथ में चल रहा है वो। और फिर ये जीटी वाला नया ऐड हो जाता था कि हमको ये जीटीज भी कम से कम 3-4 सब्जेक्ट तो रोज की करनी है, जब तक खत्म नहीं हो जाती। और हमने सच में जीटी रिव्यू करना काफी सीरियस लिया था, क्योंकि आपने बोला था कि भाई कोई मतलब नहीं है फिर अगर रिव्यू नहीं करा ढंग से। तो आपने एक चीज और बोली थी कि अगर जीटी वाला क्वेश्चन कभी आ जाए तुम्हारी एग्जाम में, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे से रिव्यू करना। तो वही चीज दिमाग में रखी थी। और हमने वो चीज मेक श्योर की थी कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आया तो ये तो एटलीस्ट गलत नहीं करना है, कि ये तो अपने हाथों में है इसका आंसर मार्क करना, तो जो हम सही करें। काफी आज्ञाकारी हो तुम वैसे। और थैंक्स नहीं, भैया। आपने तो एक भी चीज इग्नोर नहीं करी भैया। हाँ भैया, मैंने ईसीजी भी सीखी थी। वेरी गुड। जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एफएमजी के लिए, उनको ऐसी क्या 3 टिप्स तुम देना चाहोगे, क्या करनी चाहिए, है ना? 3 टिप्स अलग अलग होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि खुद को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है। ये करने से लिटरली तुम इतना डीमोटिवेट हो जाओगे। मेरे साथ ही पर्सनली होता था कि मैं, अगर किसी ने इसका आंसर बोल दिया और मैं नहीं बोल पाई तो मैं थोड़ा ज्यादा ही डाउन हो जाती थी। तो पहली बात तो किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करा है। दूसरा, डरना नहीं है। और तीसरा कि भाई कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। हाँ कभी कभी ऐसे भी टाइम आएगा कि तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, कि लो फील होगा, तुम्हें लिटरली ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजें है, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ स्पेशल हो कि भाई तुम्हें याद नहीं रह रहा है, तुम तो मंद बुद्धि हो, नहीं ऐसा कोई नहीं होता है। तो जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतने तुम्हारे जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो स्ट्रांग होते जाएंगे, और हर रिवीजन में तुम्हें कुछ ना कुछ नया तो जानने ही मिलेगा। तो बस कीप गोइंग, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। फिर वो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना है तुम्हें। बस तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हें पढ़ना है। वेरी गुड। अरविंद। ओके, तो जैसे कि जिनको अभी ये जस्ट अगला नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, उनके लिए तो यही टिप्स है कि अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज करो और क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी दिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही कि चल आज कुछ नहीं पढ़ पाए, तो एटलीस्ट क्वेश्चन करो। 100 से 150 कुछ क्वेश्चन कर लिए तो वो दिन वेस्ट नहीं लगेगा अपन को, कि हाँ भाई मैंने कुछ तो करा है। तो क्वेश्चंस के साथ कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हम रहे भी है, हमने
मतलब कि पढ़ाई ऐसे तो खैर दिन ही नहीं रहा था कोई भी, ऐसे ये दिवाली को छोड़ के बस, कि हमने पढ़ाई नहीं करी हो। बट क्वेश्चन का तो ये मैं लिख के देता हूँ कि क्वेश्चन का तो कोई ऐसा नहीं रहा था कि हमने कोई दिन छोड़ा कि क्वेश्चन नहीं लगाए। जो भी हमारा कोई भाई जो रिपीटर है, उनके लिए यही है कि तुमको नोट्स अच्छे से याद है तो तुम तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करो, जीटीज दो, जीटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज पे बिल्कुल मत रहो कि हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तब जाके जीटी देंगे। ये चीज हमको आपने सिखाई, नहीं तो हम जब तक हमको अच्छे से, अभी क्या होता था हमारे साथ कि जैसे कि एक बार रिवीजन कर लिया, फिर यूं लगता है यार स्टार्टिंग में मेडिसिन माइक्रो भूल गई, उनको वापस से रिवाइज करके फिर जीटी देंगे। ऐसा फिर ये चलता ही रहता है। तो कुछ भी नहीं, जैसे तुमको लगे कि हाँ भाई अच्छे खासे 7 8 9 सब्जेक्ट हो गए, तुम जीटीस दो, उससे क्या एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा और तुम अच्छा ही करोगे आगे। और मेन बात, जीटी के मेरे स्कोर को नहीं कुछ पता कितने इंपॉर्टेंस को, नहीं देते भाई, नहीं जीटी के लेकिन एक स्कोर। चीज मैं कहना चाहूंगा कि जीटी के स्कोर एक कॉन्फिडेंस देते हैं, अगर अच्छे आए तो कभी अच्छे भी आएंगे कभी बुरे भी आएंगे। जैसे कि जिस दिन जीटी देते थे और मेरे तो मैं बताया था कि एक ही में कम रहे थे बाकी सब में अच्छे थे, तो उस दिन तो बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस रहता था कि भाई कुछ नहीं आराम से कर लेंगे, इतना भी ओवर भी नहीं रहता था। लेकिन उस दिन मैं सेलिब्रेट करता था कि भाई साहब मेरे अच्छे नंबर आए हैं, उस दिन थोड़ा रिलैक्स होकर चाय वाय पीने गया बाहर, या फिर आराम से उस दिन मतलब चेहरे पे एक अलग सी स्माइल सी रहती थी कि जैसे हो गई एग्जाम, आज ही थी, ये रहता था। तुम दोनों ने मेंटरशिप ले रखी थी, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ। अगर कोई लेना चाहता है तो उसके क्या फायदे हैं, कोई नुकसान है तो नुकसान। भाई फायदे ही फायदे हैं। एटलीस्ट जैसे हम लोग थे, ठीक है, हम कुछ एक शेड्यूल के साथ ना, एकदम ये नहीं था कि हम इसको चिपक के लगे रहे, हम ये नहीं करते थे वो करते थे, और हमें लिटरली ऐसा लगता था कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो ऐसे ऐसे फेज में ना एक मेंटर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हाँ विपिन भैया ने बोल दिया तो ये करना है, मतलब आंखें बंद करके करना है। तो ये काफी हमें हेल्पफुल रहा है। और वही जो बताया, जीटी के पहले विपिन भैया, जीटी के बाद विपिन भैया, तो हमारा जब जब हम थोड़े से भी डिमोटिवेट होते थे, हम विपिन भैया को इतना बड़ा वॉइस नोट भेज देते थे कि विपिन भैया ये हो गया हमारे साथ। तो मतलब काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है ये मेंटरशिप। तो वी आर ट्रूली थैंकफुल कि भैया ने काफी हेल्प की है, हमारी काफी बकवास सुनी है। भैया मेंटरशिप बहुत ज्यादा काम आई थी हमारे, कि नॉर्मली हमें ये होता था कि जैसा कि मुस्कान ने बताया कि हमने कोई शेड्यूल बनाया, ठीक है, वो अब हम फॉलो कर रहे हैं 5 दिन से, छठे दिन हमको डाउट होता था कि हम सही कर रहे हैं, तो वो किससे पूछे, वो हम आपसे पूछते थे। अगर वो सच में गलत होता आप सीधे बोल देते भाई तू तो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है, तो उस पर फिर हम काम भी करते थे, उसको चेंज करते थे, कुछ अच्छा बना के फिर आपको भेजते थे कि भाई ये कर ले वो कर ले। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। और मेरे को नहीं लगता इसका कोई भी नुकसान होगा, कि हाँ तुमको अगर उनकी एडवाइस सही लग रही है तो वो कर लो, अगर तुमको अपना ज्यादा दिमाग चलाना है और हाँ ठीक है तुम चलाओ अपना, अगर वो वर्क कर रहा हो तो बस यही है। डिसएडवांटेज तो मेरे को कुछ नहीं लगा, बस ये गाइडेंस मिलती रही। और वो जीटी के मार्क्स बताने वाले आप ही तो होते थे कि भाई क्या नंबर लाए हो तुम, तो उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस एफएमजी की जर्नी में किन किन लोगों ने तुम्हारी हेल्प करी है, कौन तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम था, उनके लिए तुम कुछ कहना चाहोगे। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, जिन जिन ने हेल्प की है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं था कि हमने अकेले ही पास कर दिया एग्जाम, नहीं। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला है मुझे, अरविंद से, आपसे, भगवान सर से, पेरेंट्स ऑब्वियसली। तो ये एक टीम वर्क था जो फाइनली एज अ रिजल्ट हमें मिला है, उसका रिजल्ट। तो सबको ही थैंकफुल हूँ मैं तो। ओके, तो मैं एफएमजी से पहले, उससे भी पहले, सबसे पहले मैं एमबीबीएस कैसे करी उसका श्रेय अपने पिताजी और अपने बड़े भैया एडवोकेट कृष्ण कुमार गुर्जर को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज में अब मेरे पापा का तो रहा ही है, इनफैक्ट मेरे भैया का भी काफी ज्यादा रहा है। और एफएमजी में तो ऑब्वियसली डॉक्टर भगवान, क्योंकि हमने वहीं से, मैंने तो इनफैक्ट स्टार्ट ही पढ़ना वहीं से किया है, और सबसे ज्यादा थैंक यू तो आपको जाता है। और ये पूरी जर्नी जो इस फील्ड में डालने वाले वो हमारे एक रिलेटिव्स हैं, विक्रम भैया, तो उनको जाता है पूरा क्रेडिट। तो ये कुछ लोग हैं तो जिनको मेरा इस जर्नी का क्रेडिट जाता है। वेरी गुड। चल, बस इतना ही था ये इंटरव्यू, है ना। अब अगर कुछ चीज़ ओके बता, जी। तुम्हें अगर पीजी की तैयारी करनी है ना, तो अभी ये जो 2 4 महीने मिलेंगे ना, इसको कंप्लीटली वेस्ट मत करना। ठीक है, मैंने क्या वेस्ट करे हैं, मैंने फार्मा की मेन वीडियोस खोल के पढ़नी शुरू कर दी थी, जिसका कोई सेंस नहीं था। ठीक है, अगर तो तुम्हें पढ़ना है ना, पीजी की तैयारी करनी है, क्योंकि ना मतलब ये टाइम अगर तुम 2 4 सब्जेक्ट होंगे जो तुम्हारे बिल्कुल ही रद्दी होंगे। ठीक है, भगवान सर कितना ही पढ़ा ले, फार्मा पैथो मेरे को नहीं आती थी, उनसे मेरे को पता था। अब सर की गलती नहीं है उसमें, मेरी गलती है, मेरे को आती नहीं थी। तो तुम वो 2 3 सब्जेक्ट की रैपिड रिवीजन वगैरह देखोगे ना, तो वो होगा। बाकी इंटर्नशिप में बहुत मजा आएगा, बहुत। ठीक है, लगेगा गधों जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन गधों जैसे काम करना, है ना। मेरे को मतलब इतने, भाई मैं इतने तगड़े तगड़े सीनियर मिले ना मुझे, मतलब बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो ऐसी ऐसी चीजें सिखा दी ना उन्होंने मेरे को। तो बहुत मजा आएगा, अच्छी अच्छी बनाना, मतलब कितने तगड़े लोग आ रखे हैं मेरे सर्जरी में। एक सर थे, अगस्त्य सर, फर्स्ट ईयर ही थे वो, अब सेकंड ईयर हो गए। भाई उस बंदे की 900 रैंक है।
ऑल इंडिया में। तो ऐसा अब तुम्हें क्राउड ऐसा मिलेगा ना, तो उनके साथ बातें करना, समझना वो कैसे पढ़ते हैं, ये सब। बाकी कुछ दिक्कत हो तो बताना, है ना।